हेलो गाइस, वेलकम टू संजीवगिरी क्लासेस एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। बेटा ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम आपको बनाएंगे एकदम जीरो से हीरो। आपके 11th के बेसिक्स इतने स्ट्रांग कर देंगे ताकि आपकी 11th एकदम स्ट्रांग हो जाए और 12th में आपको कोई परेशानी ना हो और आपको कोई ये ना बोल सके कि बेटा आपकी 11th कमजोर है इसलिए आपको 12th में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपकी 11th तो मजबूत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना किसी भी बिल्डिंग के बनने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तो 12th के लिए 11th की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी आपका 12th अच्छे से हो पाएगा। तो उसी पे हम यहां पर काम करेंगे। आपको मैं बता दूं ये हमारी जो सीरीज चल रही है डेट इज प्री एज टू अकाउंट सीरीज। अगर अभी तक किसी बच्चे ने इस सीरीज को सेव नहीं किया है तो जाके 1 मिनट का ब्रेक लो, प्लेलिस्ट को सेव करो जाके। सबसे टॉप पे पहली यही है प्री एज टू अकाउंट सीरीज, जिसमें पूरा का पूरा 11th आपको कराया जाएगा, वो भी एकदम डिटेल में और एकदम स्ट्रांग तरीके से। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको यहां बोर्ड पे पढ़ाता हूं इस बोर्ड का पीडीएफ पैनल, मतलब बोर्ड का पैनल का जो भी पीडीएफ पढ़ाने का वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आता है। तो आप बोलोगे सर टेलीग्राम चैनल कहां मिलेगा? तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लस हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है संजीवगिरी क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करना। उस पर मैं एमसीक्यू पूछता हूं बच्चों से ताकि उनके एमसीक्यूज बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाए, ताकि वो 20 नंबर भी मजबूत बन जाए। ठीक है, चलिए फिर देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ा दिया था वो हमने पढ़ लिया था सिंगल कॉलम कैश बुक। एक क्लास हो गई थी कैश बुक की, और आज ये सेकंड क्लास है। आज हम पढ़ेंगे इसका डबल कॉलम कैश बुक। और बेटा ध्यान रखना ये डबल कॉलम कैश बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जो कि होगा बेटा आपका 6 नंबर का। पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट समझा देता हूं। तो हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं। कैश बुक कितना कॉलम है बेटा? ये डबल कॉलम। डबल कॉलम बोल लो या 2 कॉलम बोल लो। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ। अब यहां पे 2 कॉलम होंगे, एक कैश एक बैंक। ध्यान से समझना बातों को, क्योंकि स्टार्टिंग ही मजबूत होनी चाहिए। फिर डेट, और ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि यहां हम थोड़ा इसका बेसिक फंडामेंटल जानेंगे, कैश और बैंक। ये इसका फॉर्मेट होने वाला है। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, कैश और बैंक आप जानते हो दोनों ही एसेट्स होता है। तो कैश बैंक का जो बैलेंस होगा आप यहां लिख दोगे टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस याद रखना हमेशा डेबिट में ही होता है, लेकिन बैंक का बैलेंस आपको डेबिट भी बोला जा सकता है और क्रेडिट भी बोला जा सकता है। तो अगर बैंक का लिखा, ध्यान रखना, अगर लिखा बैंक बैलेंस या बैंक का डेबिट बैलेंस तो आप इस साइड लिखोगे, और लिखा अगर बैंक क्रेडिट या बैंक का ओवरड्राफ्ट तो आप इस तरफ लिख दोगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से। तो ये कब आएगा? जब बैंक का क्रेडिट होगा तो बैंक में इधर साइड आ जाएगा। तो याद रखना कैश का ऑलवेज डेबिट, लेकिन बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। याद रखना क्या लिखा होगा? बैंक बैलेंस या बैंक का डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड, बैंक का क्रेडिट बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे। अब देखो कैश और बैंक, यहां 2 कॉलम है, कैश का और एक बैंक का। दोनों ही आपके एसेट्स है, आप जानते हो। तो दोनों ही अगर बढ़ेंगे तो कैश या बैंक बढ़ेगा डेबिट। जैसे मान लो आपने सेल किया और कैश मिला तो कैश में आ जाएगा। राम से आपको चेक मिला तो बैंक में आ जाएगा। यानी कैश बढ़ा तो कैश के डेबिट में, मतलब ये प्लस साइड हो गई। बैंक बढ़ा तो बैंक के डेबिट में। घटा, मान लो आपने गुड्स परचेज किया और चेक से पेमेंट करी तो बोलोगे सर बैंक कम हुआ तो बैंक के क्रेडिट में। मान लो आपने रेंट पे किया कैश में तो कैश के। तो यार मतलब बैंक कम होगा तो बैंक के क्रेडिट, कैश कम हुआ तो कैश के क्रेडिट। फिर आप इसको टोटल कर दोगे और फिर जोड़ घटा के जो भी बचेगा इधर वो आपका निकल जाएगा बैलेंस सीडी। सीडी कैश का अलग निकाल दोगे, बैंक का अलग। कैसे निकलेगा अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आपका डबल कॉलम कैश बुक होगा। आप थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो आपको जाननी है डबल कॉलम करने से पहले। चल डबल कॉलम आ गया, सीधे क्वेश्चन आ गया। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, डबल कॉलम करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी है। सबसे पहले आपको जो बेटा जानना है वो क्या जानना है? 6 बातें जाननी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जाननी है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, तो व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है वो जाननी है कॉन्ट्रा एंट्री। तो जानते हैं कि व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? तो बेटा कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब एक सिंगल एंट्री कैश और बैंक दोनों ही कॉलम को इफेक्ट करती है, एक को बढ़ाती है और दूसरे को घटाती है और वाइस वर्सा। ठीक है ना?
तो ऐसी सिर्फ 2 ही एंट्री होती है। तो ये 2 एंट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि इसका डबल इफेक्ट पड़ता है। तो टोटल हम यहाँ पे 6 बातें जानेंगे, जिसमें से 2 कॉन्ट्रा एंट्री जानने वाले। सबसे पहली बात जो आपको जाननी है, डिपॉजिट इनटू बैंक। डिपॉजिट इनटू बैंक, क्या डिपॉजिट किया? ऑब्वियस सी बात है, आपने क्या डिपॉजिट किया होगा? कैश डिपॉजिट किया होगा, है ना। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो एक बात बताओ, अगर कैश बैंक में जमा करोगे तो कहां का इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर अगर हमने कैश बैंक में जमा किया तो हमारा कैश जो है वो कम होगा और बैंक जो है वो बढ़ेगा, यही होगा। कैश कम होगा और बैंक बढ़ेगा। तो अगर मैं इसको इसमें दिखाऊं कैश बुक के अंदर, तो देखो कहां का इफेक्ट पड़ा आपके। कैश और बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक। मैंने डिपॉजिट किया बैंक में कैश, तो आप बोलोगे सर कैश कम होगा बैंक बढ़ेगा। बैंक बढ़ेगा तो बैंक के डेबिट में कैश कम हुआ, कैश के क्रेडिट में, मतलब एक ही एंट्री का 2 इफेक्ट। बैंक के डेबिट में लिखोगे टू कैश, एलएफ में लिखोगे सी की कॉन्ट्रा एंट्री है, और कैश क्रेडिट में लिखोगे बाय बैंक, और कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ में लिखोगे सी। तो देखो यार, अगर डिपॉजिट जैसे बैंक में करके तो डबल इफेक्ट पड़ेगा, आपका बैंक बढ़ेगा तो बैंक के डेबिट में, और अगर आपका कैश कम होगा तो कैश के क्रेडिट में। तो बैंक के डेबिट में लिखोगे टू कैश और कैश के क्रेडिट में लिखोगे बाय बैंक। याद रखना इस एंट्री को। और ऐसी एक और एंट्री है, दूसरी एंट्री, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। या तो सिर्फ इतना लिखा विड्रॉ फ्रॉम बैंक, या फिर फॉर ऑफिस यूज, वर्ड होगा ऑफिस यूज, याद रखना ऑफिस यूज वर्ड होगा। एक और होता है वो मैं बताऊंगा इसके बाद। तो इसको अगर मैं कैश बुक में दिखाऊं, कैश बैंक, कैश बैंक। एक बात बताओ, अगर विड्रॉ करूंगा ऑफिस बैंक से कैश तो क्या होगा? तो बोलोगे सर हमारा कैश जो है वो बढ़ेगा और बैंक हमारा क्या होगा बेटा? कम होगा। तो कैश बढ़ेगा तो कैश के डेबिट में आएगा, लिखेंगे टू, नाम दूसरे का यानी बैंक, और बैंक के क्रेडिट में लिखोगे बाई कैश। तो कैश बढ़ा और बैंक कम हुआ। ध्यान रखना ऐसी सिर्फ 2 ही एंट्री होती है जिसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, एक बैंक में पैसा जमा करना और एक बैंक से पैसा निकालना। बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक बढ़ा तो बैंक के डेबिट में आया, कैश कम हुआ कैश के क्रेडिट में गया। उसी के उल्टा अगर निकाला तो कैश बढ़ा तो कैश के डेबिट में आया, बैंक कम हुआ तो बैंक के क्रेडिट में गया। ये सिर्फ इतना भी लिखा होता है, लिखा होगा विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो आप यही मानोगे कि यही है, या फिर ये लिखा होगा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा एक और केस होता है, तीसरा केस, ये एक्स्ट्रा लिखा होगा, ये स्पेशल होगा लिखा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो अगर हम बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, याद रखना ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बैंक से निकाला पर्सनल के लिए तो इसकी एंट्री होगी, आप बताओ क्या होगी एंट्री? बोलोगे सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्कुल सही एंट्री होती है। तो आपका बैंक कम होगा, बस कैश बैंक, कैश बैंक कम होगा तो बैंक के क्रेडिट में लिख दोगे बाय ड्रॉइंग के नाम से। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है, याद रखना इस बात को। तो याद रखना विड्रॉ फ्रॉम बैंक सिर्फ लिखा तो आप कॉन्ट्रा ही मानोगे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस लिखा तो भी कॉन्ट्रा है, लेकिन अगर ऐसा लिखा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज तो इट्स नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री, दिमाग में सेट कर लेना। तो 2 कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, तीसरी ये बात हो गई, 3 बात हो गई। 3 बातें और रख रही है, वो क्या है? देखो किसी से आपको चेक मिलता है तो चेक मिलने पे 3 कंडीशन हो सकती है। चेक मिला, मैंने सेम डेट को बैंक में जमा कर दिया। चेक मिला, मैं कुछ दिनों बाद जाके जमा कर रहा हूं। चेक मिला, मैंने वो चेक किसी और को दे दिया। अब मैं लिखूंगा तीनों केस। तो ये कुल 6 बातें हैं जो आपको दिमाग में सेट करके रखनी है। 3 बातें हो गई, 3 बातें और लिखवा देता हूं मैं। चौथी बात, यह चौथी बात, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से आपको चेक मिला, एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डेट। देखो एक वर्ड दिख रहा होगा यहां पे, सेम डेट, याद रखना सेम डेट को जमा कर दिया। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कैश बुक में? पहले बना दो फिर मैं आपको बताऊंगा, आप खुद भी बता सकते हो। डेट पार्टिकुलर एलएफ कैश बैंक, डेट पार्टिकुलर एलएफ कैश बैंक।
आप एक बात बताओ, आपको किसी डेटर ने चेक दिया और वो चेक आपने बैंक में जमा कर दिया, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर चेक मिला, चेक बैंक में जमा किया तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा। बिल्कुल यही होगा, बैंक बढ़ेगा तो बैंक के डेबिट में लिखोगे। कोई कॉन्ट्रेंटी नहीं है, कॉन्ट्रेंटी सिर्फ 2 ही थी, और डेटर का जो भी नाम होगा, नाम राधा मोहन सीता जो भी नाम लिखोगे और बैंक बढ़ा दो। ठीक है। दूसरा, अगली बात, 5वीं, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डेट। चेक मिला पर सेम डेट को जमा नहीं किया। आप समझना जरा ध्यान से, डेट पार्टिकुलर एलएफ कैश बैंक, डेट पार्टिकुलर एलएफ कैश बैंक। आप एक बात बताओ, चेक आपको 10 तारीख को मिल रहा है और चेक को आप जमा जो कर रहे हो 15 तारीख को कर रहे हो, तो आपका बैंक कब बढ़ेगा? तो आप बोलोगे सर 15 तारीख को बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो 10 तारीख को जब आपको चेक मिला, मान लो 10 जनवरी को चेक मिला और आपने बैंक में जमा नहीं किया, तो आप एक जनरल का कॉलम बना लेना, एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर, जो भी डेटर का नाम होगा राधा मोहन सीता। अब जब 15 तारीख को आप चेक जमा करोगे तो 15 तारीख को आप यहां चेक इन हैंड लिख के बैंक बढ़ा दोगे, चेक इन हैंड। ठीक है, चेक इन हैंड लिखा है, मत जाना, और बैंक बढ़ाओगे, कैश नहीं, बैंक बढ़ाओगे, बैंक बढ़ा दोगे। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस यही है, इसमें चेक मिला सेम डेट को जमा किया तो डायरेक्ट हमने बैंक बढ़ा दिया, इसमें चेक मिला 10 को जमा कर रहे 15 को, तो 10 को आपने जनरल पास करी और 15 को जब जमा किया तो बैंक बढ़ाया। और एक ये आखिरी बात, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर एंड इंडोर्स टू क्रेडिटर। इंडोर्स का मतलब होता है किसी और को दे देना, इस इंडोर्स वर्ड का मतलब होता है इंडोर्स का मतलब मैंने वो चेक किसी और को दे दिया। तो आप एक बात बताओ, मुझे एक बंदे से चेक मिला और वो चेक मैंने किसी दूसरे बंदे को दे दिया, तो मेरे कैश बैंक पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जनरल करोगे, जनरल का कॉलम बनेगा अलग से, मतलब कैश बुक से अलग जनरल बनाओगे। मान लो 4 तारीख को आपको चेक मिला राम से, डेटर मतलब डेटर जो भी नाम हो, चेक मिला तो आप एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, तो जिससे मिला वो डेटर का नाम राम मोहन सीता जो भी नाम होगा। फिर आपने क्या किया, 10 तारीख को वो चेक किसी और को दे दिया, तो जिसको दिया उस क्रेडिटर का नाम होगा राधा सीता मोहन जो भी नाम, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो इसका आपके कैश बुक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी सिर्फ जनरल होगी। तो मैं एक बार ये सारी बातें दोबारा बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दोनों है भाई, क्योंकि इसी में गड़बड़ी होती है। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब एक सिंगल एंट्री कैश और बैंक दोनों ही कॉलम को इफेक्ट करती है, एक को बढ़ाती है और दूसरे को घटाती है। ऐसी 2 ही एंट्री है, एक बैंक में पैसा जमा करना, एक बैंक से पैसा निकालना। तो बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक बढ़ा और कैश घटा, तो बैंक के डेबिट में आया और कैश के क्रेडिट में गया। बैंक से पैसा निकाला तो कैश बढ़ा और बैंक कम हुआ, तो कैश के डेबिट में आया, बैंक के क्रेडिट में आया। कैसे दिखाना मैंने यहां लिख रखा है। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी बोर्ड पे पढ़ा है। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना, दिक्कत नहीं कि यहां से आपको मैं खड़ा हूं तो आपको दिख नहीं रहा, कोई पंगा नहीं है। टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना, वहां पे अपडेट हो जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अगला देखो, ये स्पेशल याद रखना। क्यों याद रखना इसको स्पेशल? क्योंकि कभी कभी ऐसा लिखा कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आगे लग जाता पर्सनल यूज। अब बच्चा दिमाग रखता नहीं और कर देता कॉन्ट्रेंटी, हो गया गड़बड़। पर्सनल यूज लगता ही वो कॉन्ट्रेंटी नहीं है, क्योंकि बैंक से निकाला पैसा अपने घर ले गया, ऑफिस में थोड़ी आया, तो सिर्फ बैंक कम होगा, तो इज नॉट ए कॉन्ट्रेंट्री। उसके बाद चेक मिलने की 3 कंडीशन। पहली, चेक मिला सेम डेट को जमा किया, तो सेम डेट को आपका बैंक बढ़ गया, तो आपने बैंक के डेबिट में लिख दिया। दूसरा, चेक मिला और कुछ दिनों बाद जमा किया, तो जब मिला तो कुछ करा थोड़ी ना, रखा है अपने पास, तो रखने की एंट्री हुई चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बंदे का नाम। फिर जब जमा किया तो आपने अपना बैंक बढ़ा दिया। और ये एक आखिरी बात, किसी से आपको चेक मिला और किसी और को आपने वो चेक दे दिया, तो आपके कैश बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ जनरल एंट्री पास में मिला तो एंट्री, फिर किसी और को दिया तो एंट्री। तो ये 6 बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है क्वेश्चन को करते टाइम। बाकी सारी एंट्रीज वही पुरानी आएगी, और खासकर वो 2 कॉन्ट्रेंट थी। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लो ऐसे लिखा कि चेक रिसीव फ्रॉम राधा, अब बोला ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है, नीचे तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। तो जब इफ नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट चेक, चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो, तो हम ये मानते हैं कि चेक को हमने सेम डेट को जमा कर दिया। तो याद रखो, उस केस में आप पहला वाला मानोगे कि सेम डेट जमा हुआ, आप बैंक बढ़ा दोगे।
ठीक है, तो ये 6 बातें आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए। याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर का आएगा, फिक्स है, तो ये बातें ध्यान रखना। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन ले रखा है, ये बनाना आपको डबल कॉलम कैश बुक, ये क्वेश्चन आपका, तो एक ही क्वेश्चन करेंगे आज हम। चलो एक हम इसका कैश बुक बनाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। अभी हम कुछ और क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप ये 6 बातें याद रखना और 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बस इतना ही आपके लिए होमवर्क रहेगा। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, इधर का पतला हो गया, एलएफ कोई बात नहीं, कैश और बैंक। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है आपका 12,750 और बैंक है 72,400। 12,750 72,400, 12,750 72,400। बैलेंस दिया तो आप दोनों का ही बैलेंस बीडी। डेबिट में ही क्यों लिखा, तो देखो यहां ध्यान से देखो, लिखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कहीं लिखा क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा। डेट क्या है, 1 मार्च की डेट है, तो 1 मार्च की डेट डाल दोगे, 1 मार्च। पहला पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट पहले पॉइंट में बोलोगे नहीं सर। दूसरा पॉइंट देखो, 4 मार्च को है रिसीव फ्रॉम आशा 1200 कैश और 3200 चेक। अब नीचे तक देखो आशा के चेक के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, मतलब सेम डेट। तो 1200 आशा से कैश मिला और 3200 चेक मिला, डिस्काउंट का कोई काम नहीं। ध्यान रखना एक बात को, इस बात को क्लियर रखना। लिखा पेड टू राम 1900 डिस्काउंट 100, तो कितना पे किया, तो बोलोगे सर 1900 पे किया, तो डिस्काउंट से तो रोल ही नहीं है। तो यार रखना पेड और रिसीव में डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम राम 1900 डिस्काउंट 100, तो 1900 का सामान खरीदा, 100 रुपए का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब आपने पे कितना किया होगा, 1800। तो परचेज और सेल वर्ड लिखा होगा तो आपको डिस्काउंट डिडक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है आपको कि पेड रिसीव तो डिस्काउंट ऑलरेडी अलग से दे रखा है, तो आपको यहाँ पे कोई रोल बच नहीं जाता, ठीक है ना। बाकी मैं थोड़ा डिटेल में इसको और बताऊंगा, आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। फिलहाल ये देखते हैं, 4 मार्च को 1200 कैश मिला और 3200 चेक मिला। 4 मार्च किससे मिला, आशा से। 1200 कैश 3200 कैश चेक। कैश मिला तो कैश बढ़ाया, चेक मिला तो बैंक बढ़ाया। अगला देखो 7 तारीख, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। स्टाफ को सैलरी पे की चेक से 25,600। सैलरी पे करी बाय सैलरी, चेक से स्टाफ को कितना, 25,600। 7 तारीख को, ठीक है ना। 7 तारीख को पेड सैलरी स्टाफ, देखो चेक लिखा है इसलिए आपने बैंक से घटाया। अगला देखो लिखा है, देखो ये देखो ध्यान देखो, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये होती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। कितना अमाउंट है, 21,900। ध्यान रखना इस वाले वर्ड पे गलती मत करना कभी भी, ये है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। 9 मार्च कॉन्ट्रा एंट्री क्या करा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है ना। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला तो क्या बोलोगे सर, कैश बढ़ेगा बैंक घटेगा। 21,900 कैश बढ़ेगा टू बैंक लिखेंगे और बैंक कम होगा बाय कैश लिखेंगे। ये है आपकी काउंटर एंट्री। इसी को समझना है कि ये एंट्री गलत ना हो, क्योंकि काउंटर एंट्री में ही गड़बड़ी हो जाती है। अगला देखो 12 तारीख को, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 1200 रुपए। आप बताओ बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देगा तो क्या होगा, तो बोलोगे सर बैंक अगर इंटरेस्ट देगा, डेट क्या है 12 तारीख, बैंक अगर इंटरेस्ट देगा तो हमारा बैंक बढ़ेगा, तो बस बैंक बढ़ा दो 1200 रुपए से, हो गया। बहुत आसान है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरीके से तसल्ली से पढ़ना है, पॉइंट को समझना और करना है, इतना ही है। वो 6 बातें दिमाग में और सेट रखनी है। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कि आपको क्लियर हो जाए चीजें, है ना। चलिए अगला 16 मार्च, परचेज फर्नीचर इन कैश। आपने फर्नीचर खरीदा कैश में, कितने का, 16,500 रुपए का। 16,500 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा। बाई फर्नीचर कैश में खरीदा है तो कैश कम होगा 16,500, और डेट क्या थी इसकी, 19 मार्च, 16 मार्च की डेट थी, तो 16 मार्च को आपने खरीदा फर्नीचर। अगला 21 मार्च, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक।
डिस्काउंट का तो कोई काम नहीं है। मोहन एंड कंपनी को आपने चेक से कितना 10,900 पे किया 21 मार्च को। 21 मार्च को मोहन को पे किया चेक से, तो बाई मोहन एंड कंपनी 10,900 रुपए चेक से पे किया, तो बैंक आपका 10,900 रुपए से कम हो जाएगा। अगला देखो 24 मार्च, प्रोपराइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज। देखो क्या लिखा है, प्रोपराइटर ने ऑफिस के कैश को निकाला पर्सनल यूज के लिए। तो आप बताओ अगर ऑफिस कैश पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? तो बोलोगे सर हमारा कैश कम हो जाएगा। तो कैश कम कर देंगे, कितना अमाउंट है? 11,600 रुपए। 11,600, डेट क्या है इसकी? 24 तारीख। 24 तारीख को 11,600 रुपए कम हो जाएगा। ऑफिस का कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो बाई ड्राइंग के नाम से आपका कैश कम हो जाएगा 11,600। अगला पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। मनोज को आपने गुड्स कैश में बेचा, तो बोलोगे सर कैश बढ़ेगा 14,800 रुपए से आपका कैश बढ़ जाएगा 29 तारीख को टू सेल्स। 14,800 रुपए से आपका कैश बढ़ गया। अगला पॉइंट, डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक। देखो ये भी है इंपॉर्टेंट, ऑफिस कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो बोलोगे सर कॉन्ट्रा एंट्री। बिल्कुल सही जवाब, कॉन्ट्रा एंट्री होगी कितना? 21,200 रुपए से 31 तारीख। अमाउंट कितना था? 21,200। 21,200 बैंक बढ़ेगा, तो लिखोगे टू कैश, कैश कम होगा तो बाय बैंक। देखो हमने एक एक करके ये सारे पॉइंट भेजे। अब परेशानी कहां आएगी? जब आप क्वेश्चन करोगे तो कोई पॉइंट फंसेगा, तो वो पॉइंट आपको पूछना है, सीधी बात है। तो प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। वो 6 बातें ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो। कोई डाउट होगा तो मैं बैठा हूं ना यार। चलो अब देखो इसके बाद क्या करना है। अब आपको करनी होती है टोटलिंग, बैलेंस निकालने के लिए। अलग अलग करेंगे, पहले कैश का करेंगे, कैश की टोटलिंग करेंगे, कैश का बैलेंस निकालेंगे। देखो कैश का पहले मैं ये वाली साइड जोड़ूंगा, वो घटाऊंगा बैलेंस, तो कितना आ रहा देखते हैं। कैश का अगर मैं टोटल करूं 12,750 प्लस 1,200 प्लस 21,900 प्लस 14,800, ये हो गया 50,650। हायर साइड यही रहेगी हमारे साथ 50,650। बैंक में ये भी हाई हो सकती है। कैश हमेशा ये ज्यादा होगा, इधर ही बचेगा, पहले ध्यान रखना। कभी भी कैश इधर नहीं बच सकता, बैंक हो सकता है, पर यहां तो दोनों इधर ही बचने वाले हैं। देखो इसका बैलेंस आ गया 1,350 रुपए। ये जो निकला महीने की आखिरी डेट डालोगे 31 तारीख, अब बाई बैलेंस सीडी लिख दोगे इसको, ठीक है। ये निकल गया इसका बैलेंस। ये निकालना होता है आपको आंसर। बैंक में देखो ये वाली साइड ज्यादा है, कैश में तो हमेशा ये ज्यादा होगी, इधर ही बचेगा। बैंक में ये साइड भी ज्यादा हो सकती है, ये भी। इस क्वेश्चन में तो ये साइड ज्यादा है, इसलिए आपका बैलेंस यहां बचेगा। अगर मान लो ये वाली साइड ज्यादा होती तो इधर बचता। तो जोड़ के इसका बैलेंस निकालते हैं। 72,400 प्लस 3,200 प्लस 1,200 प्लस 21,200, 98,000 आ गया। ये 98,000 आ गया। ये 98,000 में से माइनस कर देंगे 25,600 और 21,900 और 10,900, तो आ गया 39,600। तो ऐसे ही आपने कैश और बैंक का बैलेंस निकाल दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। जो भी मैंने आपको यहां पढ़ाया, इसका पीडीएफ पैनल का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो दिक्कत मत हो, वहां से आप नोट कर लोगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बस याद रखना कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में। इसके बाद जो भी कराऊंगा, इसके एक और लेक्चर लूंगा जिसमें 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पे मैं बस आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, 1-2 नए पॉइंट आ जाएंगे तो वो एड अप हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अच्छे से पढ़ो यार, बस यही चाहता हूं मैं, ठीक है ना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए रिवॉर्ड में, बस अपना प्यार बनाए रखो, ठीक है बच्चों। सी यू लेटर, बाय बाय।